हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी मीटर के बारे में। ठीक है, राइट। तो बेसिक हम लोग यहाँ पे मीटर जो पढ़ रहे थे उसमें का लास्ट टॉपिक होगा एनर्जी मीटर। तो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाय यूजिंग एनर्जी मीटर। ठीक है, तो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो एनर्जी मीटर की जब आप बात करते हो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि एनर्जी क्या है ना। एनर्जी, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग सिंगल फेज एनर्जी मीटर लेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। देन हम लोग वहां पे उसका वर्किंग प्रिंसिपल को फोकस करेंगे कि कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका एनर्जी मीटर। तो अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करता है, तो उसमें आपके पास दो कॉइल होती है, उसके बीच में किसी रोटेटिंग डिस्क को रख दिया जाता है। तो दोनों कॉइल में इंटरेक्शन होता है, दोनों को क्वाड्रेचर एक्सिस 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रखा जाता है दोनों कॉइल्स के बीच में, जिसके कारण उसमें एक फ्लक्स आपका उसके कारण क्रिएट होता है, फर्स्ट कॉइल के कारण दूसरा फ्लक्स, सेकंड फ्लक्स जो होता है वो सेकंड कॉइल के कारण क्रिएट होता है। और उन दोनों के कारण जो इंटरेक्शन होता है या फिर जो रोटेटिंग डिवाइस में जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है उसके कारण जो वहां पे फोर्स क्रिएट होगा, और उस फोर्स के कारण एक टॉर्क क्रिएट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और वो इंटरेक्ट करने लगेगा, रोटेट करता है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे विद डेरिवेशन, विद कॉन्सेप्ट, विद डायग्राम, सब चीज के थ्रू मैं उसको रिलेट करूंगा ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे, ये सब वर्किंग वगैरह पढ़ने के बाद इसके एरर के बारे में बात करेंगे, क्या क्या होता है इसमें एरर, है ना। उसके बाद हम लोग इसमें बात करेंगे कि क्रीपिंग एरर वगैरह के बारे में, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रीपिंग एरर क्या है। ठीक, ये सब के बारे में मैं बताऊंगा। फिर ओवर वोल्टेज होगा, ओवर करंट होगा, तो आप कैसे उसको सेटिंग करते हैं, है ना, वो सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो आज कंप्लीट ना एनर्जी मीटर हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन इसके जस्ट बाद एक लेक्चर और लूंगा जिसमें जितने भी क्वेश्चन बनता है आपका एनर्जी मीटर कांस्टेंट वगैरह से रिलेटेड, वो सब चीज मैं करा दूंगा पूरा डिटेल में। तो एनर्जी मीटर में भी 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा कि मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला सेक्शन है, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस वाला सेक्शन है, उधर हम लोग स्विच करेंगे। फिर वो सब पढ़ने में आपको बड़ा मजा आएगा। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, ब्रिज वगैरह आपको मैं दिखाऊंगा तो अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, देन अगला आपका पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर वगैरह चैप्टर जो रहता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह आ जाएगा। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को पढ़ने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाएगा। तो ये सब रहेगा। ठीक है, मोस्टली आपका जो मेन पार्ट जो आपको पढ़ना चाहिए रहता है मेजरमेंट में, और हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर हो गई इतनी बात। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एनर्जी से। तो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है, हेडिंग डालिए मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ना एनर्जी क्या है बताइए। एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें तो एनर्जी जो है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, द पावर डिलीवर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। एनर्जी क्या है, द पावर डिलीवर्ड, द पावर डिलीवर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एनर्जी, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी। क्लियर हो गई। तो एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर्मूला से ई से, और ई को आपको निकालना है तो कैसे लिखते हो आप, पावर को आप क्या कर देते हो 0 से t तक का आप क्या कर देते हो, सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हो, ये है ना। द पावर डिलीवर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एनर्जी। या फिर सिंपली एनर्जी आपको निकालना रहता है तो आप क्या कर लेते हो, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी कर लेते हो, है ना। तो P इंटू टी का जो प्रोडक्ट है या फिर इंटीग्रेशन के फॉर्म में आपको निकालना है, एक लिमिट तक का निकालना है तो आप इंटीग्रेट कर दो, नो प्रॉब्लम। तो ये होता है आपका एनर्जी। और सिंपली एनर्जी का जो यूनिट होता है वो आपका किस में होता है, kWh में आप लेते हो, kWh। ठीक है, एनर्जी का जो यूनिट है वो किस में लेते हो आप, kWh में लेते हो, किलोवाट आवर, है ना। इसको किलोवाट आवर में मान लो बनाना है एनर्जी को, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर, पावर आपके पास जो भी है ना,
और जो भी आपके पास टाइम है kWh में लिखना है, तो पावर को किलो में लिखना है बेटा, तो किलो 1000 से डिवाइड कर दो। चलो मैं किलो लिख दिया यहाँ पे, किलोवाट, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया किलोवाट। और टाइम को आवर में रखना है तो 3600 से डिवाइड कर दो तो ये एच हो जाएगा। अभी सेकंड में था P इंटू टी, P था वाट में, T था सेकंड में, तो kWh में लिखना है तो 1000 और 3600 से 3600 से डिवाइड कर दो, वो आपका एनर्जी kWh में आ जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 kWh इक्वल टू जो होता है 1 kWh जो होता है वो 1 यूनिट के इक्वल होगा, ठीक है, ये बेसिक्स है, 1 यूनिट के इक्वल होगा, राइट, 1 यूनिट के इक्वल होगा। अब 1 यूनिट मतलब आप समझ गए ना कि 1000 वॉट के अपने पास कोई लोड है, उसको हम लोग 1 आवर तक का यूज करेंगे, 1 घंटे तक का हम लोग यूज करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन होगा वो 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट मतलब 1000 वाट का 1 घंटे तक का यूज। समझ में आ गई बात? तो ये होता है 1 यूनिट। जैसे आपके घर में 100 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम हुआ, या 50 यूनिट आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजप्शन है, पावर कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन मान के चलो, तो 50 यूनिट मतलब क्या, 50 इंटू 50 kWh बोल दो सिंपली। 50 यूनिट मतलब 50 kWh मतलब 50 किलोवाट आवर आपने उसको यूज कर लिया है। 1 किलोवाट को आपने 50 आवर तक का यूज कर लिया है, राइट। 1 किलोवाट का लोड आप 50 घंटे तक आपने यूज कर लिया, इसका मतलब 50 kWh का मतलब होता है 50 यूनिट, दैट्स इट। तो ये होता है आपका एनर्जी का यूनिट। तो इसी एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग अपने घर में क्या लगाते हैं, एनर्जी मीटर लगाते हैं। तो अभी जो हम लोग एनर्जी मीटर पढ़ने वाले हैं ना, आपके घर में जो एनर्जी मीटर लगा है उस एनर्जी मीटर के बारे में नहीं पढ़ने वाले। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपके घर में अभी जो एनर्जी मीटर लगा है वो एक इलेक्ट्रॉनिक, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर आप बोल सकते हो, ठीक है। उस एनर्जी मीटर के बारे में नहीं पढ़ना है। पहले जो लगा रहता था एक ब्लैक कलर का लगा रहता था जिसमें एक रोटेटिंग डिस्क होता था ना, उस एनर्जी मीटर के बारे में आपको पढ़ना है। तो अभी हम लोग अपडेटेड नहीं है, अभी जो लेटेस्ट वर्जन जो हमारे पास एनर्जी मीटर है उसके बारे में स्टडी ही नहीं कर रहे हैं। जो पहले लगा होता था पुराने जमाने में वो एनर्जी मीटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो नेट में थोड़ा सर्च कर लेना कि वो एनर्जी मीटर कैसे दिखता था, यदि आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है तो, ठीक है, इमेज में जाके क्लिक करके देख लेना, ठीक। तो अब उस एनर्जी मीटर को हमने जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ते गया तो उसमें बहुत सारा, पुराना जो एनर्जी मीटर था उसका ड्रॉबैक ये था कि उसके पास जब कोई हम लोग मैग्नेट लेके जाते थे तो उस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो डिस्क रोटेट करते रहता था उसको हम लोग स्लो डाउन कर लेते थे, या फिर कई लोग ना उसमें कुछ रील वगैरह डाल के या फिर कोई प्लास्टिक वगैरह डाल के उसको ब्रेक कर देते थे, तो रोटेट नहीं कर पाता था। अब रोटेट नहीं कर रहा है डिस्क, तो उससे आपका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म कनेक्टेड है। यदि डिस्क ही रोटेट नहीं करेगा तो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म रोटेट नहीं करेगा, और रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म जब तक आपका रोटेट नहीं करेगा आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस था वो, राइट। इसी कॉन्सेप्ट पे वो एनर्जी मीटर को डिजाइन किया गया था। जितना आपका लोड रहेगा घर में उतना ज्यादा वो डिस्क जो है रोटेट करेगा, और जितना रोटेट करेगा उसी को आपका जो एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है एनर्जी मीटर, मतलब उसी वैल्यू को क्या करता है रिकॉर्डिंग में। जैसे आपकी मोटर गाड़ी में आपका एक रहता है ना स्पीडोमीटर, पहले वाले में, अभी डिजिटल है, तो वो जितना गाड़ी चलाओगे उतना वो इंटीग्रेट होते जाता है, उसमें ऐड होते जाता है एग्जिस्टिंग वैल्यू में। अभी जो करंट का वैल्यू होता था वो एग्जिस्टिंग वैल्यू में ऐड होता था। सच टाइप इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग क्या कर देते थे, उसको रोटेटिंग डिस्क को रोक देते थे। बहुत सारे ऐसे आपके पास टेक्निक था जिसके थ्रू आप रोकते थे। तो इसी सब के कारण अभी हम लोग ना एनर्जी मीटर जो यूज करते हैं वो आपका मॉडर्न एनर्जी मीटर है, उसमें इस टाइप का कोई छेड़खानी नहीं होता। हाँ, करने वाले अभी भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, अभी भी बहुत सारे उसके ट्रिक हो सकता है, बट हम लोग स्टडी करने वाले हैं जो पुराने जमाने का जो ब्लैक कलर का एनर्जी मीटर आता था उसके बारे में, ठीक है। उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि उसमें एक डिस्क होगा, उसमें एक आपका शंट मैग्नेट होगा, एक आपका सीरीज मैग्नेट होगा, ठीक है। उसी के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। उसमें एक ब्रेक मैग्नेट होगा, है ना, ठीक है। तो अभी बिल्कुल मत समझना कि अभी जो एनर्जी मीटर आप देखते हो हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं। ये एनर्जी मीटर जो स्टडी करेंगे वो पुराने जमाने में जो एनर्जी मीटर हम लोग यूज करते थे उसी के बारे में स्टडी है, राइट। तो कंपैरिजन नहीं करना, कंपैरिजन करना है तो आपको नेट में सर्च कर लेना है पुराने जमाने का एनर्जी मीटर, मतलब आज से 20 साल पहले वाला एनर्जी मीटर, 10-15 साल पहले वाला एनर्जी मीटर। क्लियर हो गया इतनी? ओके।
अब हम लोग चलते हैं एनर्जी मीटर। एनर्जी का डेफिनेशन हमने दे दिया, तो एनर्जी मीटर होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सिंगल फेज यहाँ पे लेते हैं हम लोग, सिंगल फेज एनर्जी मीटर या फिर इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर या सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप लोग, सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हाँ, एनर्जी मीटर इज अ इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटिंग? तो स्टार्टिंग में आपको बताया था इंटीग्रेटिंग का मतलब ये है कि ये अपने करंट वैल्यू को, प्रेजेंट वैल्यू को अपने एग्जिस्टिंग वैल्यू में ऐड करते चलता है। जैसे कि मैंने अपने बाइक को अभी तक 1000 किलोमीटर मैंने चला लिया है, अब मैंने यहां से अभी 10 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 1010 होगा, तो बढ़ते जाएगा, उसी में ऐड होते जाएगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो एनर्जी मीटर इज इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, राइट। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, इसको याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, ये हमारा टॉपिक है ना, हम लोग इसी को पढ़ना है अभी ये, ठीक। तो इस सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर की मैं बात करूं, इसकी कंस्ट्रक्शंस की बात करूं, स्पेशली ये इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स इसमें कंसिस्ट होते हैं, ठीक है, और उन सारे पार्ट्स का रोल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये सारे पॉइंट को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन सारे पार्ट्स का रोल क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो एक बना रहा हूं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डायग्राम मैं बना रहा हूं इसका। ये हमारे पास होगा शंट मैग्नेट, राइट। ये हमारे पास क्या होगा, एक शंट मैग्नेट, ये ई शेप में रहेगा, ऐसा ई शेप में, ठीक है। जब भी एनर्जी मीटर देखोगे तो कैसा रहेगा, ये ई शेप में दिखेगा आपको। ये क्लियर हो गई, ये यहां से, राइट। और एक हमारे पास बीच में, इन दोनों के सेंटर में यहां पे एक डिस्क रहेगा, ये दिस इज द डिस्क, ठीक है। यहां पे एक ब्रेकिंग मैग्नेट रहेगा, ये हो गया एक ब्रेकिंग मैग्नेट, ये ब्रेकिंग मैग्नेट, ओके। और यहां पे एक यू शेप में, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक यू शेप में यहां पे ले लेते हैं सीरीज मैग्नेट। व्हाई इट इज शंट मैग्नेट, व्हाई इट इज सीरीज मैग्नेट, क्यों बोलते हैं अभी हम लोग देखते हैं, राइट। ये हो गया, ये इतना क्लियर हो गया। अब देखो जो वाइंडिंग होगा इसमें वो यहां पे की जाएगी, इसमें जो वाइंडिंग होगा वो यहां पे, ये मैंने इसमें वाइंडिंग कर दिया, राइट। यहां पे हम लोग वाउंड करेंगे कॉइल्स को ए नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है ना भाई, इसलिए हम लोग इसमें वाउंड करेंगे, वाइंडिंग करेंगे, ये हो गया, ठीक, इतना क्लियर हो गया। और यहां पे मैं लेता हूं एक लोड, ये लोड हो गया, ये लोड, ये हमारा लोड हो गया, ठीक है। और ये लोड है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं यहां से इधर से ऐसे, ठीक। और इसी लोड को मैं निकाल देता हूं इधर से, ये इधर से। और ये जो है, अब देखो ये कैसे कनेक्ट होगा, ये जो लोड है ये इसी के साथ ऐसे सीरीज में, लोड के साथ सीरीज में कौन सा कनेक्ट होगा, ये देखो, ध्यान से देखो कनेक्शन को आप लोग, है ना। ये यहां पे आपका कनेक्ट हो गया, राइट। ये हो गया मेरा टर्मिनल, ये हो गया, ये हो गया। और ये मेरे पास वोल्टेज जो मैं उसको अप्लाई करता हूं ना, दो टर्मिनल। देखो आप एनर्जी मीटर को देखोगे तो 4 टर्मिनल निकलता है, 2 इनपुट के 2 आउटपुट के। अभी वाले भी एनर्जी मीटर में ऐसे 4 टर्मिनल 4 टर्मिनल निकलेंगे, 2 इनपुट के 2 आउटपुट के, ठीक है। समझ में आ गया भाई बात, अभी मैं बता दूंगा सब चीज को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है पीसी, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल कॉइल, ये ऐसे कनेक्ट होगा,
अक्रॉस द सप्लाई। ये समझ में आया बात? ये ऐसे करके, ठीक। ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पे अब एक बैंड और यूज करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे क्वाड्रेचर कॉइल जिसको बोलते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे एक शेडिंग बैंड यूज करते हैं, शेडिंग बैंड। अभी रहने दो, उसका वर्किंग आएगा तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करें तो क्या क्या होता है। ये हमारे पास सबसे पहले इसको हम लोग बोलेंगे ये शंट मैग्नेट, शंट मैग्नेट, शंट मैग्नेट। और इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल कॉइल। दिस इज द शंट मैग्नेट, शंट मैग्नेट, पोटेंशियल कॉइल, राइट। और ये हमारे पास होता है सीरीज मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट। और इसको हम लोग बोलेंगे, इस सीरीज मैग्नेट को करंट कॉइल। सीरीज में कनेक्टेड है लोड के, देखो, सो दैट इट इज कॉल्ड एज सीरीज मैग्नेट। और वो जो है शंट में कनेक्टेड है, सप्लाई के क्रॉस पैरेलल कनेक्टेड है, ये देखो यहां से, दैट मीन्स इसको हम लोग बोलेंगे शंट मैग्नेट। क्लियर हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग मैग्नेट। ये जो दिख रहा है ये ब्रेकिंग मैग्नेट, ब्रेकिंग, ब्रेक करता है ऐसा, ब्रेक लिख लो, ब्रेकिंग मैग्नेट आप लिख लेना, BREA के ब्रेक, ब्रेक मैग्नेट, राइट। ब्रेकिंग मैग्नेट ये होता है आपका डिस्क, ये एल्यूमिनियम का डिस्क होता है, ये एल्यूमिनियम का डिस्क है। ये डिस्क ऐसा कुछ होगा, यहां से आपका कुछ इसमें स्पिंडल वगैरह लगेगा, तो इसके बारे में वरी मत कीजिए, ये ऐसे करके, ठीक है, इसके बारे में ऐसा। हाँ, वन इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग बनाना, यहाँ पे अब मैं बना देता हूं, ये ऐसे करके यहाँ पे कनेक्ट रहेगा एक आपका ये, ठीक। और यहां से कनेक्टेड है ये ऐसा करके, ये 0 0 0 0 0 अभी नया है ना। यहाँ पे रजिस्टरिंग मैकेनिज्म रहेगा, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन। अब मैं बात करूं यहाँ पे पार्ट्स के बारे में, कौन कौन से मेन पार्ट्स है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए यहाँ पे आपका कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मेरे पास, वो क्या क्या है मेरे पास। सबसे पहले ड्राइविंग मैकेनिज्म है, ड्राइविंग, रोटेटिंग, ब्रेकिंग और रजिस्टरिंग। तो सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट है ड्राइविंग, ड्राइविंग मैकेनिज्म, ड्राइविंग मैकेनिज्म, राइट। सेकेंड मेरे पास है रोटेटिंग मैकेनिज्म, रोटेटिंग मैकेनिज्म। थर्ड मेरे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्रेकिंग मैकेनिज्म, ब्रेकिंग मैकेनिज्म। ब्रेक करने के लिए यहां पे मैं लेता हूं ब्रेकिंग मैकेनिज्म, ब्रेकिंग मैकेनिज्म। एंड फोर्थ पॉइंट यहां पे मैं ले लूं रिकॉर्डिंग, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टरिंग, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, और सिंपली रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। तो ड्राइविंग मैकेनिज्म, रोटेटिंग मैकेनिज्म एंड ब्रेकिंग मैकेनिज्म, एंड यहाँ पे है रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। ड्राइविंग मैकेनिज्म का काम क्या है, ये जो आपके पास दो पार्ट है इस एनर्जी मीटर का, सीरीज मैग्नेट और शंट मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट और शंट मैग्नेट, इन दोनों का काम है उसको ड्राइव कराने के लिए, इस डिस्क को ड्राइव कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके वो क्या कराएगा, ड्राइव कराएगा, है ना। तो ड्राइविंग के लिए यहाँ पे दो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट रखते हैं, शंट मैग्नेट एंड सीरीज मैग्नेट। शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट का रोल क्या होता है अभी देखेंगे। रोटेटिंग मैकेनिज्म में हम लोग क्या यूज करते हैं, रोटेटिंग मैकेनिज्म में एल्यूमिनियम का हम लोग डिस्क यूज करते हैं। एल्यूमिनियम का डिस्क लगाने का सिंपल मीनिंग ये है कि एल्यूमिनियम जो होता है वो लाइट इन वेट होता है,
ठीक है, और लाइट इन वेट को रोटेट कराएंगे तो जो फ्रिक्शन एरर है वो कम होगा। दैट्स वाई हम लोग उसको एल्यूमिनियम का बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम का डिस्क बना होगा, लाइट इन वेट होने के कारण एल्यूमिनियम का बनेगा। दूसरी बात, इसका वेट तो लाइट होगा। दूसरी बात कि ये जो है एल्यूमिनियम वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, कहने का मतलब ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, तो हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को भी वहां पे रखना है। ठीक है, खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप ना करें हम लोग, ऐसा वहां पे कंडक्टर रखेंगे। ठीक है, तो यहां और यहां के बीच में इंटरेक्शन इसी में होगा। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग। तो एल्यूमिनियम डिस्क है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल में आता है एल्यूमिनियम डिस्क, आपको आइडिया होगा इसके बारे में। एंड ब्रेकिंग मैकेनिज्म की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट आप यूज करते हो। ये परमानेंट मैग्नेट जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग यहाँ पे ब्रेकिंग मैकेनिज्म परमानेंट मैग्नेट का होगा और एडी करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। ये जो है एडी करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा और वो उस डिस्क को रोटेट करने से रोकेगा। कब के सिचुएशन में, जब आप इसमें क्रिपिंग एरर हो रहा हो, या फिर ओवर फ्लक्सिंग के कारण वो रोटेट कर रहा हो, या फिर ओवर वोल्टेज के कारण रोटेट कर रहा हो, ओवर करंट के कारण रोटेट कर, तो वहां पे उसका इंपॉर्टेंस रहता है। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, ब्रेकिंग मैकेनिज्म के बारे में मैं अभी आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक, उसके बाद इसमें मेन पार्ट है रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है इसको हम लोग एक प्रकार से गियर सिस्टम होता है, इसको हम लोग ट्रेन गियर सिस्टम बोलते हैं, गियर सिस्टम। ठीक है, इसमें वैल्यू जो है वो ऐड होते चला जाता है। दिस इज द इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें जो वैल्यू होता है वो आपका उस रजिस्टरिंग सिस्टम में उस रजिस्टरिंग सिस्टम में वैल्यूज जो है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम में वैल्यूज जो है वो ऐड होते चले जाता है। राइट, तो ये सारे पार्ट्स हो गए। ठीक, अब इन सब का रोल क्या होता है वो हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. तो ये हो गई कंस्ट्रक्शनल वाली पार्ट। अब हम लोग देखेंगे कि इन सब का क्या क्या रोल है ना। ठीक, तो जैसे ड्राइविंग मैकेनिज्म में दो सीरीज है और शंट है, दो टाइप का मैग्नेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज मैग्नेट, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज मैग्नेट। व्हाई इट इज सीरीज मैग्नेट? क्योंकि लोड के साथ सीरीज में, राइट। और इसको हम लोग बोल देते हैं, सीरीज मैग्नेट को बोल देते हैं हम लोग करंट कॉइल, अभी करंट कॉइल। ठीक है, और इसको हम लोग बोल देते हैं शंट मैग्नेट को पोटेंशियल कॉइल। तो पोटेंशियल कॉइल जो है, शंट मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल। और पोटेंशियल कॉइल जो है वो हाईली क्या होता है, इंडक्टिव होता है। ये जो पोटेंशियल कॉइल है वो हाईली इंडक्टिव होगा, राइट। जितना ज्यादा इंडक्टिव होगा उतना क्या होगा, वहां पे एरर कम होगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, और एरर जो क्रिएट करेगा पोटेंशियल कॉइल के कारण ही आता है, क्योंकि हम लोग हाईली इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव तो कंसीडर करते हैं, बट इट इज नॉट अ प्योर इंडक्टिव ना, उसके कारण वहां पे एरर आएगा, राइट। तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। ओके, और ये जो होता है, ये पोटेंशियल कॉइल जो होता है वो आपका, इसमें जो भी करंट है, मान लो पोटेंशियल कॉइल में जो करंट है वो आपके पास I1 है। ठीक है, और यहाँ के करंट को मैं मान लेता हूँ I, और ये करंट को मैं मान लेता हूँ क्या, I2। ठीक है, तो I2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है I के। ठीक है, तो I2 प्रोपोर्शनल है I का, एंड I1 जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, मैं बोल देता हूं ये सप्लाई के क्रॉस कनेक्टेड है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब ना पोटेंशियल कॉइल पे लोड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लोड कितना भी यहाँ पे वेरी करे, इस लोड का पोटेंशियल कॉइल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अक्रॉस द सप्लाई कनेक्टेड है, मतलब लोड कितना भी घटेगा या बढ़ेगा तो यहाँ के करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये केवल वोल्टेज की वैल्यू पे चेंज होगा। ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो केवल और केवल डिपेंड करेगा इस वोल्टेज पे। यदि आपका ये वोल्टेज ज्यादा है तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा पोटेंशियल कॉइल का, जिसको हम लोग Φp बोलेंगे, वो ज्यादा होगा। इफ यहाँ का वोल्टेज कम है तो यहाँ का करंट कम होगा, इसका मतलब वहां का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कम होगा। तो इसलिए मैं बोला इसका लोड से, पोटेंशियल कॉइल का लोड से कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, हाईली इंडक्टिव होगा, 90 डिग्री यदि यहाँ का करंट है और यहाँ का वोल्टेज है, उसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, तो हमारे लिए बेस्ट है, एरर होगा ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली आपको भी पता है।
ठीक है, ये हो गई हमारी पोटेंशियल कॉइल की बात। यदि मैं करंट कॉइल की बात करूं तो करंट कॉइल जो डायरेक्टली कनेक्टेड है लोड से, इसलिए मैंने बोला कि इस करंट कॉइल में जो भी करंट फ्लो होगा I2 मैंने माना है वो I2 अप्रोक्सीमेटली या प्रोपोर्शनल होगा लोड करंट के, प्रोपोर्शनल होगा लोड करंट का। समझ में आ गया बात? ये जो I2 करंट है इसके सीसी में जो भी करंट फ्लो होगा प्रोपोर्शनल होगा लोड करंट का। इसका मतलब ना आपका लोड की वैल्यू कम होगा फिर लोड का वैल्यू ज्यादा, मतलब इसका लोड वेरी करेगा, तो कुल मिला के सीसी का, इस करंट कॉइल का, इस सीरीज मैग्नेट का या फिर इस करंट कॉइल का फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगा। अब इसका फ्लक्स की वैल्यू यहां पे चेंज होगा जिसको मैं बोल रहा हूं phi c, दैट इज करंट कॉइल। तो ये पूरा लोड पे डिपेंड कर रहा है। ये फ्लक्स तो फिक्स्ड है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ये फ्लक्स डिपेंड कर रहा है लोड पे। तो होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो यहाँ का फ्लक्स भी, करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो यहाँ का फ्लक्स बढ़ेगा, यहाँ का फ्लक्स बढ़ेगा तो इन दोनों फ्लक्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो और ज्यादा होगा। इसका मतलब डिस्क का रोटेशन जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि यदि हमारे घर में जो सप्लाई वोल्टेज है, मान लो अभी 100 वोल्ट आ रहा है तो डिस्क जो है वो रोटेट कर रहा है ना, कुछ आरपीएम पे। यदि और ज्यादा वोल्टेज आ गया तो और ज्यादा रोटेट करेगा, तो ऐसा नहीं होता। हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उसके बेसिस पे हमारा डिस्क रोटेट करना चाहिए, ना कि हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो कम ज्यादा होने पे। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड को हमने कांस्टेंट रखा है और इसको हम लोग अक्रॉस दी सप्लाई कनेक्ट करते हैं। और ये जो आपके पास सीसी है वो लोड के साथ कनेक्ट होता है और यही आपका डिसाइड करता है, यही का मैग्नेटिक फील्ड या यही का करंट आपका डिसाइड करता है कि ये जो डिस्क है वो कितना स्पीड से रोटेट करेगा। ठीक है, तो डिस्क का रोटेशन जो स्पीड है वो डिपेंड करेगा किस पे? लोड पे, लोड का करंट पे, उसके कारण जो फ्लक्स बनेगा उस पे, ना कि ये सप्लाई वोल्टेज पे। इसलिए हमने सप्लाई वोल्टेज को केवल पीसी से कनेक्ट किया है, तो इसका स्पीड पीसी से डिसाइड नहीं होगा, इसका स्पीड डिसाइड करेगा सीसी। और सीसी कितना रखेगा स्पीड वो डिसाइड करेगा उस पे लोड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया भाई। तो इसलिए इसको हम लोग सीसी को लोड से सीरीज में कनेक्ट करके रखे हैं, लोड के साथ। एंड ये जो पीसी है ये यहाँ पे ऐसा करके पैरेलल में कनेक्टेड है, शंट कनेक्टेड है और ये सीरीज कनेक्टेड है, तो इसलिए शंट मैग्नेट और ये सीरीज मैग्नेट। ओके, अब मैं इसका मान लो डायग्राम आपको दिखाना चाहूं तो इसका डायग्राम कुछ वाट मीटर की तरह ही है। ये देखो, ये वाट मीटर की तरह ही है। ये आपका पास हो गया क्या? एक लोड हो गया, डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर जो पढ़े थे ना, बिल्कुल वही है। ठीक है, और ये आपके पास सीसी है, बट यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस है। यहाँ पे ये वाला जो कॉइल था वो क्या था? आपका मूविंग था और ये वाला फिक्स्ड था, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिस्क मूव करता है। ठीक है, और ये वाला वहां पे हाईली रेजिस्टिव रखे थे, यहाँ पे हाईली इंडक्टिव है, ये भी आपका चेंजेस है। ठीक, तो ये सब ये लुकिंग वाइज ऐसा दिखेगा आपका, है ना। यदि आप देखोगे या फिर चलो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे तरीके से इसको भी समझ सकते हो। ये जो है ये कॉइल को मैंने यहाँ पे बना दिया है ना, अभी आप देखोगे ये, चलो सीसी को मैंने यहाँ पे बना दिया, ये सीसी हो गया और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया है? पीसी। तो ये मेरे पास पीसी है और ये सीसी है, ऐसा आप बोल सकते हो ये। ठीक है, ये ऐसा, और ये वोल्टेज है तो इस वोल्टेज के क्रॉस मेरा पीसी कनेक्टेड है और ये लोड करंट है, इसमें फ्लो होने वाली लोड करंट मान लो ये ऐसा, तो ये लोड करंट पे आपका सीसी है, सीसी। ठीक, तो इन दोनों के बीच में अब देखो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का है, इसका वर्किंग जो है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल जैसा है ना। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का आपका डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरीके का बनता है। मान लो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सिंगल फेज में आपका यहाँ लू चाहे यहाँ लू, सीरीज है, एक ही बात है। मान लो मैं यहाँ पे इसको यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ पे एक रोटेटिंग डिस्क ले लूंगा। ये देखो रोटेटिंग डिस्क, यहाँ पे एक रोटेटिंग डिस्क, तो ये आपके पास एक कॉइल हो गया, ये आपके पास सीसी कॉइल हो गया। तो इन दोनों के कारण यहाँ पे इन दोनों के इंटरएक्शन के कारण डबल रिवॉल्विंग फील्ड क्रिएट होगा और उस डबल रिवॉल्विंग फील्ड के कारण यहाँ पे एक टॉर्क क्रिएट होगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे लोड के साथ या फिर यहाँ पे उसमें लोड नहीं रहेगा, है ना, उसमें तो शॉर्ट रहेगा डायरेक्ट। यहाँ पे आप एक कैपेसिटर यूज करोगे, देन वो क्या करेगा, उसको एक और फेज में वो मतलब 90 डिग्री क्वाड्रेचर एक्सिस वो मेंटेन करेगा। दैट्स व्हाई इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा और वो डिस्क जो है या फिर रोटेटिंग डिवाइस जो है रोटर हो रोटेट करेगा। तो ये भी आपका देखोगे तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है डिस्क।
ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में एकदम नहीं जाऊंगा क्योंकि जेई में ना एकदम ज्यादा डिटेल में जाना आपको मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल सही है। आपका जो पॉइंट टू पॉइंट यदि मैं क्लियर कर दूं तो आपको वही सब एग्जाम में आएगा। अब जैसे मैं डिटेल में गया तो इसके कारण फ्लक्स लूंगा, इसके कारण फ्लक्स लूंगा, फिर ईएमएफ का इक्वेशन लगाऊंगा, फिर वहां पे करंट का इक्वेशन आएगा, फिर मैं वहां पे टॉर्क का एक्सप्रेशन लाऊंगा, तो बहुत डिटेलिंग होगा। ठीक है, तो अभी मैं ना डायरेक्ट यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला वगैरह लूंगा। ठीक है, उसका एकदम डिटेलिंग नहीं करूंगा क्योंकि आपको नीड भी नहीं है उसकी। ठीक है, जितना मैं यहाँ पे कंटेंट आपको दूंगा एकदम सफिशिएंट है, तो इसलिए एकदम ज्यादा डिटेलिंग जाने के बिल्कुल भी नीड नहीं है। ओके, तो वर्किंग प्रिंसिपल इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अभी मैंने इंडक्शन मोटर का डायग्राम आपको बताया कैसे इंटरेक्शन होगा दोनों कॉइल के बीच में, सेम वर्किंग प्रिंसिपल है। अब देखो, हाँ, यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पार्ट है हमने क्लियर कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे टोटल करंट आई है, ये आपका वोल्टेज का प्रोपोर्शनल है, और ये जो करंट है सीसी में वो आपका प्रोपोर्शनल है लोड करंट का, दैट मींस आई का। ठीक, तो जैसे ही अब इसमें आपने करंट दिया, वोल्टेज दिया, तो ये यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट किया जिसको हम लोग फाई बोलेंगे। ये अपना फ्लक्स क्रिएट करेगा फाई, और इन सब को यदि मैं यहाँ पे देखूं, अब इन सब को यदि यहाँ पे बनाना चाहूं, फेजर डायग्राम में बनाना चाहूं फॉर पोटेंशियल कॉइल, फेजर डायग्राम में बनाना चाहूं यहाँ पे करंट कॉइल, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन मेरा फेजर डायग्राम से मिल जाएगा। ठीक है, तो फेजर डायग्राम लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो फेजर डायग्राम इसका बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए फेजर डायग्राम, वहां से अपने को टॉर्क का एक्सप्रेशन मिलेगा, राइट। तो ये हो गया। अब सबसे पहले मुझे बताइए, फेजर डायग्राम बनाने से पहले एक बेसिक चीजें हैं जिसको मैं डिस्कशन कर रहा हूं। मान लो आपके पास कोई ये डिस्क है, ये आपके पास एक डिस्क है, ये, ठीक है, ये एक डिस्क हो गया, और इस डिस्क में एक आपके पास सीसी रहेगा, एक आपके पास पीसी रहेगा। उन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है ये, राइट, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है किसके कारण क्रिएट हो रहा है? मान लो आपने इसको फाई सी यहाँ पे दिया, ठीक है, फाई सी आपने दिया, मतलब इस फाई सी का मतलब है आप यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल है, करंट कॉइल है ना। तो यहाँ पे आपने उसको मान लो दिया, चलो इसको हम लोग ऊपर वाला को फाई पी ले लेते हैं, राइट, ये फाई पी ले लिए। ठीक, तो ये 5P हो गया। अब इसमें कौन सा करंट आ रहा है? I1। तो यहाँ पे लेट सपोज करंट आ रहा है I1, उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है। ठीक, और यहाँ पे बताइए मुझे, यहाँ पे क्या होगा? दूसरा नीचे में क्या है आपके पास? करंट कॉइल है, तो करंट कॉइल में कौन सा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है? फाई। ठीक है, ये फाई प्रोड्यूस हो रहा है कौन से करंट के कारण? टोटल करंट के कारण, ठीक, लोड करंट के कारण। ये क्लियर हो गया मेरे पास, इतना क्लियर हो गया। अब ये बताइए, ये जो ये डिस्क है ना, ये वाला आपका डिस्क है, ये डिस्क है। डिस्क के अंदर में दो तरीके का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। एक तो आपका यहाँ पे एक किसके कारण? पोटेंशियल, एक पोटेंशियल कॉइल के कारण, पोटेंशियल कॉइल के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है यहाँ पे करंट कॉइल के कारण। करंट कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो पोटेंशियल कॉइल के कारण और करंट कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है आपके डिस्क में। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये जो 5P है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज का, है ना, इसके लिए ये जो 5P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? करंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। इतना क्लियर हो गया? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, अब कोई भी डिस्क में आप खुद बताइए ना मुझे, कोई भी डिस्क है, इसमें I1 करंट, इस डिस्क में देखो अब क्या होगा? सबसे पहले कोई भी डिस्क है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, डिस्क भी एक कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर का मुझे ये बताइए, इस कंडक्टर का अपना एक क्या होगा? इंपीडेंस होगा कि नहीं? रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस सब चीज होगा। इस एल्यूमिनियम डिस्क का, एल्यूमिनियम का है, तो उसके कारण इसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं? इस डिस्क में एक करंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे फ्लक्स है उसके कारण एक करंट प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले तो फ्लक्स के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मान लो वो जो ईएमएफ है मैं इसको बोल देता हूं ईपी, जो ईएमएफ है उसको मैं बोल देता हूं ईपी, ईएमएफ ड्यू टू पोटेंशियल कॉइल फ्लक्स। तो दिस ईएमएफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई बाई dt।
और ये फाई कौन सा, इसके कारण, और इसके कारण इस फ्लक्स के कारण भी इस डिस्क में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एंड दिस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, माइनस डी फाई सी बाई डी टी। अब ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, कुछ ना कुछ अमाउंट में वहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ होगा, कुछ फ्लक्स आप लिए होंगे वहां पे, एक को आप जीरो से रेफरेंस से स्टार्ट किया होगा, एक को आपने बीटा डिग्री लैग कराया होगा, फ्लक्स लैग करेगा ही, ये आपका एल्यूमिनियम है तो इंडक्टिव नेचर का रहेगा, तो यहाँ पे कुछ फ्लक्स होगा, यहाँ पे कुछ फ्लक्स होगा, है ना, इसके कारण कुछ फ्लक्स है फाई पी और यहाँ पे एक फ्लक्स है फाई सी, दोनों के बीच में कुछ ना एंगल होगा, उसके कारण यहाँ पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इसका खुद का, इस डिस्क का अपना एक इंपीडेंस होगा, उस इंपीडेंस के कारण अब इसमें कोई ना कोई करंट फ्लो होगा, है ना, तो यहाँ पे ना इसके कारण एक करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एडी करंट। तो इस पोटेंशियल कॉइल फ्लक्स के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग बोलेंगे आईईपी। समझ में आ गया, मतलब पोटेंशियल कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे एडी करंट ड्यू टू पोटेंशियल कॉइल, और इसके कारण इस करंट कॉइल के कारण भी इसी एल्यूमिनियम डिस्क में एक और करंट प्रोड्यूस हुआ होगा, इस फ्लक्स के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और इस ईएमएफ के कारण इसमें एक और करंट प्रोड्यूस हुआ होगा जिसको हम लोग बोलेंगे आईईसी। तो यहाँ पे एडी करंट है आपके पास इस डिस्क में ड्यू टू पोटेंशियल कॉइल, आईईपी का वैल्यू, और आईईसी का वैल्यू एडी करंट है ड्यू टू करंट कॉइल। सिंपल सी बात है, ये कोई कंडक्टर है, दो फ्लक्स है, एक फ्लक्स पोटेंशियल कॉइल का, एक फ्लक्स करंट कॉइल का। फ्लक्स को जब किसी भी कंडक्टर पे आप पास कराओगे तो बेटा वहां पे तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है तो ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा। अब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो उसके कारण एक करंट भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो कंडक्टर का खुद का एक रेजिस्टेंस है, एक इंपीडेंस है, एक रिएक्टेंस है, तो उसके कारण एक करंट भी प्रोड्यूस होगा, तो ये करंट भी प्रोड्यूस किया, ये भी करंट प्रोड्यूस किया। अब दो टाइप का इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया आपके इस डिस्क में, तो दो टाइप का करंट प्रोड्यूस हो गया, तो वो दो टाइप का अपना मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड एडिटिव है कि सब्ट्रैक्टिव है। उस करंट के कारण अब यहाँ पे एक टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उस करंट के कारण एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ होगा, उस फोर्स के कारण एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ होगा, तो वहां पे ये सब क्रिएट होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड वो किसके कारण अब हो गया, इस करंट के कारण, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप सराउंडिंग में दिख रहा है वो किसके कारण प्रोड्यूस हुआ होगा, इसके कारण, है ना। ठीक, समझ में आ गया, ये सब चीज इंटर रिलेटेड है, ठीक, ये हो गया। तो इन्हीं सब का ना अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक फेजर डायग्राम बनाता हूं, तो वेयर लिख लो, वेयर ये दोनों करंट क्या है, आपका एडी करंट है। अब मैं यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाऊं, मैं इस मेन डायग्राम को रब कर देता हूं, मेन डायग्राम का काम जो है ओके हो गया है। अब सिंपल कई लोग यहाँ पे यही पढ़ा के निकल जाते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल है और एक करंट कॉइल है, ये भी अपना फ्लक्स सेटअप करेगा, ये भी अपना फ्लक्स सेटअप करेगा, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और डिस्क जो है रोटेट करेगा, बस हो गया काम, कंप्लीट हो गया टॉपिक। तो हम लोग थोड़ा सा इसके डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है, डिटेलिंग इन द सेंस वर्किंग को समझने की कोशिश करें, मैं एकदम भी डिटेल में मैं भी नहीं जा रहा हूं, नहीं तो ये सबको डिराइव करके आपको बताता, ठीक है, एकदम डिटेलिंग में मैं भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन उतना डिटेल में जाऊंगा जितना आपको समझ में आ जाए, ठीक है, एकदम ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरेक्शन होगा, ठीक है, लेकिन इंटरेक्शन कैसे होगा उसी को समझने के लिए जस्ट मैंने ये सब लिया है। टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, टॉर्क की वैल्यू क्या होगा, उसी सबको समझने के लिए, राइट। तो इंटरेक्शन तो होगा, नो प्रॉब्लम, उसके कारण डिस्क तो रोटेट करेगा, क्यों नहीं होगा इंटरेक्शन, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिस्क को रखोगे तो इंटरेक्शन तो होना ही है। तो इंटरेक्शन कैसे होगा, ये ना एडी करंट, ये एडी करंट के कारण होता है, एडी करंट के कारण ही उसमें एक फोर्स क्रिएट होगा दो अपोजिट डायरेक्शन में, एडी करंट के कारण ही यहाँ पे नेट टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, लेट सपोज एक इस डायरेक्शन में टॉर्क, और दोनों टॉर्क का जो वैल्यू आएगा नेट टॉर्क वो अपोजिट आएगा, रिलेटिव टॉर्क, है ना, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण ये रोटेट भी करेगा डिस्क, राइट, इंटरेक्शन के कारण। तो वो हम लोग देखते हैं अब, है ना। तो यहाँ पे मैं फेजर डायग्राम बनाता हूं इसका, वहां से मुझे टॉर्क का जो वैल्यू है, जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस फील्ड, दोनों फील्ड के कारण, दोनों करंट के कारण, वो मुझे पता चल जाएगा टॉर्क की वैल्यू, राइट। तो चलो फेजर डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर ले, इस टॉर्क को समझने के लिए, टॉर्क की वैल्यू को निकालने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है फेजर डायग्राम। ये
अब देखो सबसे पहले ना यहाँ पे आप समझिए, ये जो भी है ना उसको मैं ले रहा हूं यहाँ पे, भी को इस एक्सिस पे ले रहा हूं, ये भी को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक। इसके अकॉर्डिंग मैं सब चीज को रेफरेंस ले लिया इस पॉइंट पे। अब इस भी है, ये मेरे पास I1 है, तो ये भी और I1 आपका कैसा होना चाहिए, पोटेंशियल कॉइल जो है हाईली इंडक्टिव होना चाहिए। मैंने ऐसे बोला, लेकिन मेरे बोल देने से पोटेंशियल कॉइल हाईली इंडक्टिव हो जाएगा क्या? नहीं होगा। यदि आइडियल में बात करता, प्योर इंडक्टिव कॉइल की बात करता तब होता, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम चाहेंगे कि हो बट नहीं होता। तो आइडियली ये रहता तो क्या करते, इंडक्टिव रहता तो ये जो करंट है I1 इस भी से 90 डिग्री लैग करता, राइट। तो अभी आइडियली में चलो 90 डिग्री तो लैग करेगा आइडियली, ये मैं लिख देता हूं आइडियल यहां पे, है ना, बट इट इज नॉट पॉसिबल। बट प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग आइडियली ही दिखा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये I1 जो है इस भी से वो कितना डिग्री लैग करेगा, तो I1 जो है वो लैग करेगा, मैं ले लेता हूं 1.5 डिग्री। कितना डिग्री लैग करा दिया मैं यहां से इसको, इस I1 को 1.5 डिग्री, यहां से डेल, ठीक है, डेल नोटेशन वही ले रहे हैं जो आपका बुक में लिया जाता है, ओके। तो ये मैंने इसको 1.5 डिग्री यहां से क्या करा दिया, लैग करा दिया। 90 डिग्री नहीं 1.5 डिग्री मैंने लैग करा दिया, इतना में भी हो सकता है। ये I1 क्लियर हो गया। और दूसरी बात, ये तो I1 हो गया, दूसरी बात मेरे पास कौन सा करंट है, I है, इसके कारण, है ना, I है मेरे पास, उसके कारण ये I जो है उस वोल्टेज से, जो मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं उस वोल्टेज से, मान लो पावर फैक्टर एंगल, टोटल करंट है, ये टोटल वोल्टेज है, तो वो जो है वो आपका इससे कम रहेगा, इससे कम लैग करेगा, है ना। तो मैं उसको 5 डिग्री लैग करा देता हूं, राइट। तो यहां से मैं इसको कराता हूं 5 डिग्री लैग, ये किसका वैल्यू को, ये I की वैल्यू को, ओके। मैंने कितना डिग्री इसको लैग करा दिया, यहां से मैं इसको 5 डिग्री लैग करा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप खुद बताइए मुझे, इसमें जो भी आपका, चलो EMF के वगैरह के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये मेरे पास I हो गया, ये I1 हो गया, 5 डिग्री लैग कर गया, ये I1 डिग्री लैग कर गया, इतना क्लियर है, ओके, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसको बनाने के बाद जस्ट ये देखेंगे कि जैसे ही ये दोनों करंट को हमने कॉइल पे फ्लो कराया तो डिस्क में एक EMF इंड्यूस हुआ है, दिस EMF इज कॉल्ड EP एंड दिस EMF इज कॉल्ड EC, राइट। ये हो गया। तो यहां पे जो EP है इस करंट के कारण प्रोड्यूस हुआ होगा, इस करंट के कारण, है ना, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है 5P, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है 5P, इस 5P के कारण EP प्रोड्यूस हुआ होगा। तो फ्लक्स और EMF के बीच में हमेशा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है, आपको पता होगा। फ्लक्स के कारण ये करंट है ना, फ्लक्स के कारण ये करंट है। चलो I1 को मैं लिख देता हूं यहाँ पे 5P, नो प्रॉब्लम, ये 5P, और I को मैं लिख देता हूं वहां पे 5C, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ये लिख दिया। अब देखो इसी करंट के कारण तो यहाँ पे EMF प्रोड्यूस हुआ होगा ना, या फिर इसी फ्लक्स के कारण, जब ये फ्लक्स है तो देखो उसी फ्लक्स के कारण EMF प्रोड्यूस हुआ, तो जो भी EMF प्रोड्यूस हुआ होगा ये तो आपका साइनोसॉइडल रहा होगा। फ्लक्स जो है 5P, मान लो ये रहा होगा आपके पास 5 मैक्सिमम P साइन ओमेगा टी, ये इतना रहा होगा, और 5 मेरे पास C है, वो मेरे पास कितना रहा होगा, 5 मैक्सिमम C साइन ओमेगा टी माइनस बीटा डिग्री ले लो, माइनस बीटा डिग्री, थोड़ा लैग कर रहा होगा। अब देखो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो जो EMF आएगा वो कॉस में आएगा, और जो आप यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे करंट वगैरह दे रहे हो, जो भी फ्लक्स वगैरह है, जो भी करंट दे रहे हो, वो वोल्टेज जो भी है यहाँ पे वो किस में है, या फिर जो भी करंट है वो किस में है, साइनोसॉइडल है। तो जो EMF करंट जो है वो साइनोसॉइडल है, फ्लक्स साइनोसॉइडल है ना, फ्लक्स साइनोसॉइडल है, करंट साइनोसॉइडल है, और उसके कारण जो EMF आया वो क्या है आपके पास, EMF जो आएगा तो साइन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस में आएगा, कोसाइन आएगा, मतलब फ्लक्स और या तो फिर करंट या फिर EMF के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा ना। आप ट्रांसफॉर्मर का EMF इक्वेशन डिराइव करते हो तो फ्लक्स साइनोसॉइडल लेते हो, डिफरेंशिएट करते हो फैराडे लॉ लगा के, तो EMF 90 डिग्री का फेज शिफ्ट में आता है नीचे, फ्लक्स और EMF के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। तो सिमिलरली इस I1 के कारण जो EMF प्रोड्यूस हुआ होगा वो भी कितना डिग्री नीचे रहेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। तो यहां से मैं इसके कारण जो EMF प्रोड्यूस हुआ उसको मैं 90 डिग्री क्या करा देता हूं, लैग करा देता हूं, राइट। तो ये मेरा 90 डिग्री लैग हो गया, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का लैग हो गया, 90 डिग्री,
ये। और ये कौन सा करंट हुआ तो बताइए, I1 के कारण कौन सा यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, ईपी। लिख दो मैं यहाँ पे ईपी, तो ये मेरा हो गया ईपी, होगा ईपी होगा। ठीक, सिमिलरली इस करंट के कारण कौन सा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, उस करंट के कारण यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है ईसी, तो ये हो जाएगा मेरा ईसी। इससे 90 डिग्री, तो इससे 90 डिग्री मैंने बना दिया, देखो ये इससे मैंने 90 डिग्री बना दिया यहाँ पे, ये 90 डिग्री। ठीक, और इसको हमने क्या बोला है वहां पे, ईसी बोला है, ईएमएफ। चलो, तो उन दोनों करंट के कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ आपके डिस्क में, उसको मैंने दिखा दिया। अब मुझे ये बताइए, इस ईएमएफ के कारण करंट भी तो प्रोड्यूस हुआ है ना, इस ईएमएफ के कारण, इस ईएमएफ के कारण भी करंट प्रोड्यूस हुआ है, इस ईएमएफ के कारण भी करंट प्रोड्यूस। अब ईएमएफ है तो फ्लो होना चाहेगा, तो इंपीडेंस तो है ही फ्लो होने के लिए, तो उसके कारण एक करंट फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड द एडी करंट। तो इसके कारण जो एडी करंट आया है डिस्क में, और इसके कारण जो एडी करंट आया है, वो क्या करेगा, उसी के फेज में रहेगा कि उससे लैग करेगा, मुझे बताइए आप। इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट मींस IEP, और इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट मींस IEC। अब वो लैग करेगा कि लीड करेगा कि उसी के फेज में रहेगा। तो एल्यूमिनियम कैसा मटेरियल है, एल्यूमिनियम आपका कैसा मटेरियल है, आपका हाईली मतलब एल्यूमिनियम एक प्रकार से जिसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होगा, RL टाइप का एक कॉइल होता है एल्यूमिनियम, मतलब एक RL मान के चलो, RL लोड, मतलब जो भी करंट है ना वो वोल्टेज से लैग करेगा, राइट, कम लैग करेगा, है ना, यहां से मतलब प्योर कंडक्टर भी नहीं है वो एल्यूमिनियम, मतलब एक कंडक्टर है ओके, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट में रेजिस्टेंस तो होगा ना, तो प्योर इंडक्टिव भी नहीं है, प्योर रेजिस्टिव भी नहीं है, तो 5 डिग्री वो लैग करेगा। तो 5 हम लोग एंगल ले लिए हैं, तो हम लोग यहां से जो करंट लैग करेगा ना इससे, उसको मैं यहां पे दिखा देता हूं, और इसमें जो करंट लैग करेगा उसको यहां दिखा देता हूं, राइट। इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो गया भाई ये। तो यहां से 5C से के कारण जो एडी करंट मेरे पास आया, इस 5C के कारण जो एडी करंट आया, सॉरी 5C बोलता हूं, इस EC के कारण जो एडी करंट आया उसको मैंने बोल दिया यहाँ पे IEC, और इस EP के कारण जो एडी करंट आया उसको मैंने बोल दिया इसको IEP। समझ में आ गया, एडी करंट। और ये बताइए कि ये जो एडी करंट है वो यहां से कितना डिग्री लैग कर रहा है, तो चलो मैं ले लेता हूं इसको अल्फा, और ये जो करंट है वो यहां से कितना डिग्री लैग किया, तो इसको भी ले लेता हूं मैं अल्फा। ये हो गया आपका फेजर डायग्राम बनके तैयार। ठीक, अब इसी फेजर डायग्राम से टॉर्क का इक्वेशन लिख लीजिए। तो टॉर्क की इक्वेशन अभी तक हमने लिखते आया है, तो क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2 cos फाई, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, यही तो हमारा टॉर्क है ना। चाहे कोई भी हम लोग रोटेटिंग डिवाइस की बात कर रहे थे जिसमें 2 कॉइल होता था, डायनेमोमीटर की बात करें, मूविंग आयरन, कोई भी, तो यहाँ पे टॉर्क जो था वो ऐसे कुछ आया था I1 I2 cos फाई, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन देम, है ना, ये I1 और I2 के बीच का। अब जो टॉर्क जो क्रिएट होता है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। अब जो टॉर्क जो क्रिएट होगा, किसी भी डिस्क में जो टॉर्क क्रिएट होगा वो ये एडी करंट के कारण क्रिएट होने वाला है। तो इस एडी करंट का इफेक्ट जब इस फ्लक्स पे पड़ेगा 5C पे, तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इस एडी करंट का इफेक्ट इस फ्लक्स पे पड़ेगा तो वहां पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क जो होगा, फर्स्ट जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, जब IEP का इफेक्ट 5C पे पड़ेगा, इंटरएक्शन जो होगा फर्स्ट टॉर्क, तब एक टॉर्क क्रिएट होगा। सेकंड टॉर्क जो क्रिएट होगा, सेकंड टॉर्क वो किसके कारण, इस एडी करंट के कारण। इस एडी करंट का वैल्यू क्या है, IEC है, IEC और ये 5P, इन दोनों के बीच में जो इंटरएक्शन होगा उसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो एक टॉर्क इन दोनों करंट और फ्लक्स के कारण इंटरएक्शन होगा, दूसरा टॉर्क ये एडी करंट और ये फ्लक्स के कारण मतलब ये टॉर्क 1 टॉर्क 2 बोल देता हूं मैं इसको, ठीक है, टॉर्क 1 और ये मेरे पास टॉर्क 2 इंटरएक्शन के कारण होगा, ठीक है, ये प्रोड्यूस। तो यहाँ पे अब 2 टॉर्क प्रोड्यूस होगा आपके डिस्क में। अब दोनों टॉर्क जो है वो आप राइट हैंड रूल वगैरह लगाएंगे और डिटेल में जाएंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल वगैरह लगाएंगे, तो ये जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा ना एक दूसरे का अपोजिट आता है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई डिस्क है ना, ये कोई डिस्क है, ये ऐसे करके, ठीक, ये मान लो आपके पास कोई पोल है, ये पोल 1 हो गया, ये पोल 2 हो गया, दिस इज 5P प्रेशर कॉइल, दिस इज करंट कॉइल, ठीक है। तो इसके कारण जो इसमें यहां पे ले लेता हूं मैं ये क्रॉस, ये डॉट ले लेता हूं, ठीक। अब इसके कारण मान लो प्रेशर कॉइल में करंट I1 है, यहाँ पे करंट I है, इसके कारण फ्लक्स वगैरह क्रिएट हुआ है, ठीक है। और ये ले लेता हूं मैं ये ऐसे करके, ठीक। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क मैं शो कर ले रहा हूँ, ये डिस्क हो गया, तो ये हो गया मेरा पोल, ठीक है, ये पोल,
ये हो गया, ये हो गया, तो इसके कारण ये हो गया, सॉरी, ये एक फ्लक्स आएगा और इसके कारण ये दूसरा आएगा, मतलब ये यहां से जाएगा, है ना, ये। तो यहाँ पे एक टॉर्क क्रिएट होगा TD2 और यहाँ पे एक टॉर्क क्रिएट होगा TD1, ठीक। ये तो अभी अब इसको समझो। अब ये जो आपके पास एक कंडक्टर है ना, पोल 2 पे, और ये पोल 1 पे कंडक्टर है। मान लो एक आपके पास पोल 2 पे करंट को, इसको हम लोग CC बोल रहे हैं, ये PC बोल रहे हैं, दो पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्रॉस प्रोडक्ट के, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से मतलब करंट की डायरेक्शन के हिसाब से क्रॉस शो करते हैं, यहाँ पे डॉट शो करते हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्रॉस है, तो इसके कारण जो फोर्स होगा वो इधर होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसमें करंट एंटर कर रहा है और इसमें से फ्लक्स जो आएगा उसके कारण फोर्स क्रिएट होगा, इधर होगा। डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, इस कारण ये समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। तो ये जो फोर्स क्रिएट होगा इसके कारण और इसके कारण, ये CC और PC के कारण, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, वहां पे इंटरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा, ठीक है। तो चलिए वो टॉर्क के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ये समझ में आ गया यहां तक। टॉर्क के बारे में मैं बात करूं तो जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो अब जो मैं समझा रहा था यहीं पे दो टॉर्क को, उसको लिखते हैं, ठीक है। तो जो टॉर्क है यहाँ पे, वो टॉर्क के बारे में मैं यहाँ पे बात करूं आपको, तो टॉर्क वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैंने बोला फर्स्ट टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई सी और IEP का, फाई सी, और या फिर उसको ले लो फर्स्ट टॉर्क जो को ले लो फाई पी, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन IEC की, ठीक, और इन दोनों के बीच का एंगल। तो फाई पी मेरे पास कहाँ है, ये है, ये फाई पी ये है, और IEC कहाँ है, IEC मेरे पास ये है, ये। तो उन दोनों के बीच का एंगल आप खुद निकालिए, इन दोनों का एंगल यहां से लेकर के यहां तक का एंगल, ठीक है। इन दोनों का एंगल हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मुझे, यहां से लेकर के यहां तक का जब एंगल मैं निकालूंगा, तो आप खुद बताइए मुझे, यहां से लेकर के यहां तक का देखो एंगल हम लोग निकालेंगे, तो ये जो एंगल है यहां तक एंगल मेरे पास क्या है, डेल है, राइट, यहां तक डेल है, और ठीक, तो ये मेरा यहां से यहां तक डेल है, और यहां से लेकर के यहां तक का फाई है। तो ये जो एंगल आ गया मेरे पास डेल माइनस फाई आ गया, ये जो एंगल आ गया डेल माइनस फाई। अभी मैंने यहां से लेकर के यहां तक का निकाल लिया। मुझे कहां से चाहिए, फाई पी से चाहिए ना, फाई पी से लेकर के कहां तक का चाहिए, यहां तक का चाहिए। तो देख चलिए आप लोग निकालना, इसको मैं जस्ट इसको ले रहा हूं अभी, है ना। तो इसको हम लोग निकालेंगे, तो फाई पी आई सी कॉस एंगल बिटवीन फाई पी एंड एंगल बिटवीन IEC, ठीक है। तो ये जो टॉर्क वन आएगा मेरा, TD1 जो आएगा, ये TD1 की वैल्यू मेरे पास यहां पे आएगा, हाँ, कॉस 90 प्लस अल्फा माइनस डेल माइनस फाई। तो ये आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई पी IEC कॉस 90 माइनस अल्फा प्लस कॉस 90 माइनस अल्फा, 90 प्लस अल्फा प्लस 90 प्लस अल्फा माइनस डेल प्लस अल्फा माइनस डेल माइनस फाइव, सॉरी डेल माइनस फाइव, ये आप निकालेंगे, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। ये आप एक बार ट्राई करना निकालने का, इन दोनों के बीच का एंगल मुझे चाहिए। तो इतना आया कि नहीं आप चेक करके बताना मुझे। टॉर्क 2 की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो होगा ये फाई सी, और ये हो जाएगा IEP, और ये हो जाएगा कॉस, ये माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस होगा इसमें 90 प्लस अल्फा, ठीक है। सेकेंड टॉर्क के लिए ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 प्लस अल्फा, ये हो जाएगा प्लस डेल माइनस फाइव, राइट। इतना चेक करना आप, इतना आ रहा है कि नहीं, ये ठीक। और यहाँ पे जो 5P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, ये जो 5P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 5P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, ठीक है। और जब डायग्राम बना था उसमें आपने देखा था कि जो I1 है मैं वोल्टेज पे डिपेंड करता है, मैं बोला था, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। ये 5P की जगह में मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। और IEC है, ठीक है, वहां पे समझ में आ गया इतना। और जो वहां पे करंट है, मतलब जो एडी करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, 5C पे। एडी करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
और यहाँ का जो एडी करंट है, ये जो आईईसी है, एडी करंट आईईसी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आईईसी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके कारण आ रहा है? आईईसी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कौन से फ्लक्स के कारण इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये सबको लिख लेना यार, नोटेशन वगैरह है और कुछ नहीं। तो TD1 इज इक्वल टू VI, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ये सब आके वही VI ही आएगा, नो प्रॉब्लम। तो cos 90 प्लस अल्फा माइनस डेल माइनस फाइव ये होगा। एंड TD2 जो होगा यहाँ पे वो VI cos 90 प्लस अल्फा माइनस, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा डेल माइनस फाइव, इतना, राइट। तो दो टॉर्क यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब दोनों टॉर्क की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। बस इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना आईईसी और आईईपी जो है वो किसके किसके कारण आ रहा है, तो VI आएगा दोनों, और कुछ नहीं, क्योंकि वही दोनों के कारण ही तो मेन चीज यहाँ पे करंट वगैरह फ्लक्स वगैरह सब प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप प्रोपोर्शनल करेंगे तो यही दोनों आएगा। तो यहाँ पे नेट टॉर्क जो होगा इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होने वाला है, TD1 माइनस TD2 इज इक्वल टू VI cos, यहाँ पे आप लिखेंगे VI cos, तो इन दोनों का आपका क्या हो जाएगा, अंदर में ये दोनों कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 90 प्लस अल्फा माइनस डेल माइनस फाइव, और ये हो जाएगा माइनस 90 प्लस अल्फा, और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस डेल माइनस फाइव, राइट। ये ऐसा लिख सकते हो, या माइनस ऐसे इसको प्लस लिख सकते हो यहाँ पे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा VI, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा VI 2 sin 90 प्लस अल्फा, 2 sin 90 प्लस अल्फा, 2 sin 90 प्लस अल्फा साइन डेल माइनस 2 sin 90 प्लस अल्फा साइन डेल माइनस फाइव, ये आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो, और ये जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, VI साइन 90 प्लस अल्फा का हो जाएगा cos अल्फा 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो 90 प्लस अल्फा cos अल्फा, और ये मेरे पास हो जाएगा साइन डेल माइनस फाइव हो गया, ठीक है। तो ये जो आ गया आपके पास जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये आ गया वोल्टेज करंट ये सब। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, VI के प्रोपोर्शनल है, दैट इज पावर, और 2 cos अल्फा, तो cos अल्फा डिपेंड करता है मटेरियल के टाइप पे, है ना। अल्फा जो एंगल है, यहाँ पे जो EMF है और यहाँ पे जो EMF है और यहाँ पे जो करंट है उसके बीच का एंगल है। मान लो ये आपके पास EMF है, ये करंट है, तो बीच का एंगल, तो ये दोनों जितना ज्यादा एंगल आपका मतलब अल्फा का वैल्यू 0 होगा उतना हमारे लिए बेस्ट है, तो इस पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरी बात, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरे पास आ रहा है VI साइन डेल माइनस फाइव के, राइट। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VI साइन डेल माइनस फाइव के इक्वल आ रहा है। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं इसी को समझने के लिए, तो TD इज प्रोपोर्शनल टू, ये देखो TD, अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये हो गया VI साइन फाइव के, तो जो पावर आएगा वो कितना आएगा, VI मेजर्ड पावर जो आएगा VI साइन डेल माइनस फाइव आएगा। यदि आप कंपैरिजन करेंगे सबको पावर के टर्म में लिखेंगे तो टॉर्क इतना आ गया, तो जो पावर है वो VI साइन डेल माइनस फाइव के इक्वल होगा। तो अभी मेजर्ड पावर मेरे पास कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है, ठीक, साइन डेल माइनस फाइव। अब ये बताइए डेल का वैल्यू मान ले आपके पास 90 रहता, तो यहाँ पे जो 90 रहता ट्रू पावर के केस में रहेगा, तो VI यहाँ पे आप 90 रखे देखो, तो साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, cos थीटा, मतलब है कितना आता, उस केस में cos फाइव आता, इफ डेल इज इक्वल टू 90, बट डेल का वैल्यू 90 नहीं है, यहाँ पे डेल का वैल्यू जो है इतना है, इतना है। अरे 90 रहता तो ये वाला जो है यहाँ रहता, ये देखो यहाँ पे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, आइडियली ऐसा होगा बट प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम लोग कितना पावर को मेजर किए इसमें बताइए मुझे, अभी हमने पावर को मेजर किया VI साइन डेल माइनस फाइव को, VI साइन डेल माइनस फाइव, और एक्चुअल पावर क्या होता, यदि यहाँ पे प्योर इंडक्टिव कॉइल रहता 90 डिग्री रहता डेल का वैल्यू, तो VI cos फाइव रहता, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो एरर कितना हो रहा है यहाँ पे बताइए मुझे, एरर कितना आएगा, तो जो एरर आएगा यहाँ पे, एरर जो आएगा वो कितना आएगा बताइए, तो
एरर जो होगा हमारे पास वो आपका मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होगा, है ना। एरर होगा वो आपका डिफरेंस होगा मेजर्ड पावर और ट्रू पावर का। तो मेजर्ड पावर मेरे पास कितना है, वी आई को मैं कॉमन ले लेता हूं, चलो वी आई, तो साइन डेल माइनस फाई, वी आई कॉमन आ गया तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस फाई, ये इतना आएगा। ये हमारे पास एरर आ गया, एरर ये। और इसी को परसेंटेज एरर में आपको लिखना रहेगा, इसी को परसेंटेज एरर के फॉर्म में आपको लिखना रहेगा। तो क्या होगा बताइए मुझे, परसेंटेज एरर के फॉर्म में आपको लिखना है इसी को, तो क्या मिलेगा, ये आपके पास हो गया वी आई और ये होगा साइन डेल माइनस फाई और ये होगा माइनस कॉस फाई डिवाइडेड बाई मेजर्ड माइनस ट्रू डिवाइडेड बाई ट्रू पावर। तो ट्रू पावर मेरे पास कितना होता है, वी आई कॉस फाई इंटू 100। तो वी आई कट गया तो कितना आता, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में हम लोग निकालते तो साइन डेल माइनस फाई माइनस कॉस फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई, ये आपके पास परसेंटेज एरर की वैल्यू आता। क्लियर हो गया इतना, परसेंटेज एरर की वैल्यू इतना आता, ठीक। तो ये हो गया हमारा मेन इसका वर्किंग, है ना, मेन इसका वर्किंग इसी, ठीक। तो ये एरर तक का आपको पूछा जाएगा। अब इसमें छोटा छोटा पॉइंट और बाकी है।